स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका खूब व्यूअर रिक्वेस्ट हुआ था, यानी कि PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। आप इसका इसरो के साइट में जाएं या पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाएं, इसको एक ही नाम से बार बार बुलाया जाता है, जनरली वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा है, इसरो अगर कुछ लॉन्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो PSLV को ही लॉन्च कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब लॉन्चेस के हिसाब से अगर 100 लॉन्च होगा तो 90 इसी का लॉन्च होता है। मतलब ऐसे नहीं कि और रॉकेट्स नहीं है इसरो के पास, ये क्योंकि एक समझिए मीडियम स्केल रॉकेट कहा जाएगा इसको, क्योंकि इसका पहला फ्लाइट हुआ था 1993 में 20 सितंबर को। और इसके पास इससे बड़े बड़े रॉकेट हैं, मतलब इसरो के पास बड़े रॉकेट है जैसे कि GSLV मार्क 2 और GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल करके मैन मिशन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यही सबसे बड़ा रॉकेट है, लेकिन ये समझिए मतलब एकदम परफेक्ट जोन में इसका मतलब, जैसे मोबाइल फ़ोन 1-2 लाख के भी आते हैं लेकिन वो ज़्यादा बिकते नहीं है, वैसा ही समझ लीजिए यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट पावर टू वेट रेशियो है, परफेक्ट बजट रेशियो है, खूब इस्तेमाल होता है। मतलब इसका डिमांड काफ़ी हाई है, इसीलिए इसको जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे सबसे पहले यही बोला जाएगा वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। और काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा है, 1993 आप समझ ही सकते हैं, लगभग 27-28 साल हो गया। और इसी टेक्नोलॉजी मतलब इसी फाउंडेशन का बड़ा भाई है GSLV। तो अब बात करते हैं काम कैसे करता है। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है, और ये है 4 स्टेज रॉकेट। ये आपको सुनने में थोड़ा नंबर ज़्यादा लगे, और ये बात सही है, मतलब हम लोग 3 स्टेज में मून पे जा सकते हैं, तो इसको 4 स्टेज क्यों चाहिए? इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके से किया गया था। तो इसमें है अल्टरनेटिंग डिज़ाइन, यानी कि फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, यानी कि जैसा स्पेस शटल में आप लोग देखते हो जो साइड में बूस्टर्स लगे हैं, सॉलिड बूस्टर, इसमें वही इस्तेमाल होता है मेनली। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब यानी ज़मीन से उठाने का काम वही करता है, और थर्ड स्टेज में भी वही इस्तेमाल होता है। अब उसके अंदर क्या रहता है ये मुझे कहीं डिटेल तो नहीं मिल रहा, लेकिन PTB ब्लेंड इस्तेमाल होता है। वो ब्लेंड इसलिए बोल रहा हूँ कि HTPB आपको कहीं खोजेगा तो वो हमेशा बताएगा फ्यूल के तौर पे, वो फ्यूल ही है, उसमें कुछ और आपको मिक्स करना पड़ता है जो ऑक्सीडाइजर के तौर पे काम करेगा। इसका ब्लेंड बनाया जाता है डिपेंडिंग रॉकेट का किस तरह का जरूरत है, क्या आप करना चाहते हो उस हिसाब से इसका ब्लेंड किया जाता है। तो इसका ब्लेंड समझिए वो है सॉलिड रॉकेट में। और क्योंकि ये अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था रॉकेट, तो रॉकेट को फुल लोड नहीं है, मतलब यानी वो जो कर सकता है उससे आप उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स आपको सुनने में लगेगा। मतलब रॉकेट है, खाली लॉन्च करके रॉकेट है, आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पीड चाहिए या ज़्यादा फैंसी ऑर्बिट में जाना है, 2 साइड में लगा लिया, या बहुत ज़्यादा भारी चीज़ भेज रहे हैं 6 लगा दीजिए। वो ऐसे करके बनाया गया है, इसका डिज़ाइन पूरी तरह से अलग से गया है। ये फर्स्ट स्टेज में किया जाता है, और थर्ड स्टेज में भी सॉलिड बूस्टर है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में विकास इंजन इस्तेमाल होता है, यानी कि ये इंजन। अब ये इंजन थोड़ा सा त्रिकोण टाइप है, क्योंकि इसमें UDMH और N2O4 इस्तेमाल होता है। आप गूगल कर लीजिए वो क्या है, लेकिन आप ये समझिए वो हाइपरगोलिक फ्लूइड है, यानी कि उसमें इग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये दो फ्लूइड टच होगा, स्वाहा, मतलब यहाँ पे इग्निशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। और इसमें एक इंडिपेंडेंट गैस जनरेटर है जो काम करता है, इसीलिए आपको नोजल देखने को मिल जाएगा। ये समझिए रैप्टर इंजन जैसा ही है। और ये इंजन जो है, मतलब ये जो मेन सिस्टम है, ये सिस्टम वाइकिंग 4A इंजन का डेरिवेटिव है, यानी समझिए इंडिया और फ्रांस के बीच में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किया गया था, और उसी से मतलब वाइकिंग 4 इंजन को लिए, मॉडिफाई किए, रिफाइन किए, और ये विकास बनाएगा। और विकास शुरू शुरू में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाए जाते थे, फिर धीरे धीरे इंडिया खुद की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अभी ये मतलब टेक्निकली आप इसको इंडिया मेड नहीं कर सकते, भले इंडिया में बनाया जाए क्योंकि डिज़ाइन बाहर का है, लेकिन इससे काफ़ी सीखने को मिला। मतलब ये बहुत पहले किया गया था, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। फिर ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज। मैंने बताया था यहाँ पे 2 अल्टरनेट होता है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। तो ये जो आखिरी स्टेज है यानी कि फाइनल स्टेज, फोर्थ स्टेज में PS4 इंजन इस्तेमाल होता है। हाँ, इसका नाम PS4 है। इसमें MMH और MON इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जो 2 स्टेजेस हैं दोनों में अलग अलग ईंधन इस्तेमाल होता है। वो दोनों इस्तेमाल करने का मेन फ़ायदा ये है कि हर जगह पे आपको रिक्वायरमेंट अलग होता है। जैसे कि कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसा जो ताकत है, एकदम बम बम ताकत है, कहीं पे ऐसा चाहिए जो कंट्रोल दे आपको, कि इंजन को आपको थोड़ा सा पावर चाहिए, थोड़ा सा दो, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ईंधन बदल दिया गया है। तो इसलिए UDMH आपको काफ़ी ऊंफ देता है, तो वो सेकंड स्टेज के लिए अच्छा है। लेकिन MMH और MON ये आपको काफ़ी कंट्रोल देता है। और ये कंट्रोल फोर्थ स्टेज में क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया काफ़ी कोशिश करता है ये एक ही रॉकेट लॉन्च से काफ़ी सारे सैटेलाइट भेज सकें। अब बार बार ज़रूरी नहीं कि सारे सैटेलाइट एक ही जगह पे, जैसे कि जो 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड है वो सारे लो अर्थ ऑर्बिट के थे, मतलब मेन सैटेलाइट को हटाते तो 70 सैटेलाइट का जो ग्रुप लॉन्च किया गया था वो सारे लो अर्थ ऑर्बिट, तो ऐसे ठक 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 करके निकालते जाओ। कई बार ऐसा नहीं होगा, कई बार होगा कि एक रॉकेट को जियो स्टेशनरी में डालो, एक को मीडियम अर्थ ऑर्बिट में डालो, वहाँ पे यानी आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन मतलब ऑर्बिट रेस करना पड़ेगा। तब आपको रॉकेट इंजन में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि इसका बंद कर सके, रीस्टार्ट कर सके। रीस्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका मैंने पूरा PS4 इंजन के बारे में पूरा डिटेल नीचे दे दिया इसरो की तरफ से।
मतलब इसरो का ही पेज की तरफ भेजेंगे। तो ये समझिए लिक्विड हाइपरगोलिक है, यानी इग्निशन का कोई चिंता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पीएसएलवी में इग्निशन फेल हो गया। ये हो सकता है वाल्व जाम हो गया, फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, ये सब हो सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा, इग्निशन फेलियर पॉसिबल नहीं होता हाइपरगोलिक में। ये सब नॉन क्रायोजेनिक है, इसीलिए आपको बर्फ गिरते हुए नहीं दिखेगा, जैसे कि सैटर्न में आपको देखने को मिलता था बर्फ गिर रहा है, वो नहीं दिखेगा, कि उसमें कोई भी फ्लूइड मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर से नीचे नहीं है। तो ये सब अर्थ स्टोरेबल होता है, यानी कि इसे आप टंकी में रख सकते हैं, आपको इसको बर्फ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस समझिए इतने सारे स्टेजेस हैं, तो सबको अलग करना भी तो एक फजीयत होगा। और आप सैटर्न 5 को देखो तो मैंने क्लियर कराया कि अलग करने में ही बहुत नुकसान होता है, और रेट्रो रॉकेट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी वही है, छोटे छोटे रॉकेट्स हैं जो अलग कर देते हैं इंजन को, ताकि एक दूसरे से भिड़े ना। तो ये इसका वर्किंग है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। 4 स्टेजेस हैं, मतलब और 2 अलग फ्यूल टाइप है। ऐसा भी नहीं कि एक मतलब आपका सॉलिड बूस्टर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन लिक्विड अलग अलग हो जाता है। और ये सब के लिए अच्छा से डिटेल, एकदम टेक्निकल डिटेल के लिए मैंने आपको नीचे इसरो का लिंक दे दिया है। अब बात करते हैं इसका लॉजिक क्या है। ये थोड़ा हौच पौच वाला डिज़ाइन है, तो इसका लॉजिक क्या है। इसका एम था, जब बनाया गया था, इसरो के पास ऐसा नहीं था कि बड़ा रॉकेट बना नहीं रहते, उनका आइडिया था, लेकिन उनको पता था कि बड़ा रॉकेट का ज़रूरत जो है कम होने लगी है। ऐसा क्यों, ये समझिए 1993 के से पहले की बात है, यानी 1975 के आसपास समझ में आना है इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा हो रहा है। मतलब उसी टाइम में लोगों को ट्रेजेक्टरी दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा पे छोटा होते जा रहा है। तो समझ में आ गया कि सैटेलाइट अब उतना बड़ा उतना भारी होने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाए जो सब बहुत छोटा ना हो, साउंडिंग रॉकेट जितना छोटा ना हो, लेकिन बहुत बड़ा भी ना हो कि जीएसएलवी जितना बड़ा हो जाए, कुछ मतलब समझ रहे, एक अच्छा से फिट कर सके। तो इसको मेन टारगेट था कि लो अर्थ ऑर्बिट को अच्छे से कवर करो, और एसएसओ यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसीलिए आपको बार बार इसके नाम पे भी सुनने को मिला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो वो जो ऑर्बिट जो होता है वो पोल के ऊपर से घूमता है, तो इससे मतलब अर्थ मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी फायदा होता है। तो ये सब करने के लिए एक अलग तरह का रॉकेट डिज़ाइन किया गया। और इस दरमियान, यानी बात कर रहा हूँ 1978 के आसपास का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो फ्रांस और इंडिया के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा था वाइकिंग इंजन रॉकेट का, वो एकदम सॉलिडिफाई हो गया कि नहीं अब मतलब फ्रांस देगा, अच्छे से देगा। उसमें मतलब पहले डिस्कशन होता है, ऐसे नहीं बस ले लो, रॉकेट इंजन की बात है, बहुत सीरियस चीज़ है, तो ऐसे ही बस दिया नहीं था, लेकिन ये क्लियर हो गया। और एपीजे अब्दुल कलाम ने जो टीम बनाई थी, वो टीम 1981 में इसको फाइनलाइज कर ली, पीएसएलवी हम लोग बनाएंगे, और इसे 1993 में लॉन्च किया गया। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके का, ये मतलब स्पेसएक्स का उल्टा डिजाइन है। स्पेसएक्स का डिजाइन है इतना बड़ा बना दो कि आपको जो लॉन्च करना है कर सकता है, मतलब एक डिजाइन बनाओ, बम बम बनाओ, भूख घर जाओ। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि आप समय ये बहुत पहले के डिजाइन है, 1981 में इसका जब मेन डिजाइन फाइनलाइज हुआ है। तो ये मॉड्यूलर और स्केलेबल डिजाइन था, यानी कि इसमें जो आपको 4 स्टेज देखने के दिखता है, जरूरी नहीं कि चारों जरूरत पड़े। जैसे मान लीजिए वो किसी कारण से होता है कि यार सैटेलाइट बहुत हल्का है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर का स्टेज हटा दो, दाम बच जाएगा। फिर आपको हो गया अरे यार कुछ भारी चीज़ हम ऊपर लगा दे रहे हैं, लेकिन मतलब डेल्टा वी नहीं मिल रहा है, नीचे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगा दो। ये कंट्रोल करने का ऑप्शन कि आप किस स्पीड से रॉकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना उसमें खर्चा कर रहे हैं, ये बजट के लिए अच्छा रहता है, और कंट्रोल के लिए भी अच्छा रहता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा ना बनाए, ज़रूरत से कम भी ना पड़ जाए। तो ये डिज़ाइन लॉजिक था। अब बात करते हैं, इसे वर्क हॉर्स कहा जाता है। वर्क हॉर्स में एक चीज़ होता है, वो सक्सेसफुल होता है। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, इसका 94% से ऊपर सक्सेस रेट रहा है। और इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो C-37 मिशन पे बनाया गया था। 104 सैटेलाइट लॉन्च किया, उसमें से 70 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया था, जो डव सैटेलाइट्स थे। मैंने उनका भी वीडियो दे दिया, आप देख सकते हैं नीचे। और अब समझिए टोटल अभी तक, मतलब अगर एक तो रिसेंटली हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तक जनवरी तक के आसपास में इन्होंने 50 टोटल मिशन कर चुके हैं। 50 मिशन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। 50 मिशन अच्छे अच्छे रॉकेट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, प्राइवेट से मत कंपेयर, गवर्नमेंट के हिसाब से 50 रॉकेट बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इसे बार बार वर्क हॉर्स ही बोला जाता है कि ये खूब इस्तेमाल होता है, मतलब हर साल में कहीं 2 लॉन्च हो सकता है इसका। और जो इंडिया का चंद्रयान मंगलयान मिशन हो, वो सब भी इसी पे इस्तेमाल होता है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मतलब मंगलयान जाने के लिए या चंद्रयान जाने चांद में जाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा था, क्योंकि ये रॉकेट छोटा है। तो किया क्या गया, इसे मतलब ऑर्बिट रेस करके भेजा गया, मतलब सैटर्न 5 लॉन्च किए, निकला, एक ऑर्बिट मास धड़ाक से पहुंच गया मून की तरफ। ये वैसा नहीं किया, ये निकला, ऑर्बिट किया, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया, ऐसे ऐसे करके आया। तो इसीलिए चांद पे जाने के लिए लायक ये रॉकेट मतलब प्रोब्स भेज सकता है, लैंडर भेज सकता है। ये नहीं कर सकता आपका कि इसका इस्तेमाल करके आप इंसान को भेज देंगे, मतलब 6 महीना आप वो स्पेस कैप्सूल के अंदर ही फंसे रह जाएंगे। तो है मतलब ये अच्छा औजार है, जिस काम के लिए बनाया गया वो बम बम काम किया, मतलब सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, सिवाय पहला वाला ही स्वाहा हो गया था। तो बहुत अच्छा, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, मतलब इसको कहते हैं, मतलब इसका क्रेडिबिलिटी बहुत है। इसीलिए सारी कंट्री इसको, मतलब यहाँ से इस यूएसए से लेके इराक से लेके, मतलब इधर उधर के सब कंट्री का लॉन्च इसको कहीं ना कहीं मिला गया है। मतलब एकदम टेंशन नहीं रहा, एकदम अपना समझ के इसको लॉन्च मिलता रहता है। तो सक्सेस के मामले में बम बम रहा।
अब बात करते हैं कंपटीशन का। तो गेम जो है चेंज हो गया है। मैंने आपको वही बताया था, स्पेसएक्स का आर्किटेक्चर एकदम अलग था। स्पेसएक्स का आइडिया एक बनाओ वो सब काम करे। तो ये स्टार्टिंग में करने का मतलब किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं बताया जब स्पेस ये नासा जब फुल स्पीड पे चल रहा था, जब डरा हुआ था, जब बैंड बजी पड़ी थी क्योंकि यूएसएसआर एकदम उससे आगे चल रहा था, तब नासा कुछ भी ट्राई कर रहा था, खूब एक्सप्लोर, तभी वो सैटर्न 5 बना पाया और उसके बाद वो ठंडा पड़ गया। तो स्पेस एक्स जो है एकदम उसी तरह से चला, किसी को करना है, सक्सेस होना है, नहीं तो सुहा हो जाएंगे। तो उनका अप्रोच अलग था और इसरो का अप्रोच अलग था। इसरो का अप्रोच अच्छे से देख के एकदम मतलब कहते हैं ना ठोंक पीट के चेक करने वाला, ये एकदम पागलपंती वाला स्टेज था कि बस बना दो। मतलब समझिए इसको जब लॉन्च किया गया था तब ये 10 टन का एम कर रहे थे, पहला वर्जन 10 टन के बाद ये अब 22 टन पे चले गए। पेलोड अभी तक इतना भारी लॉन्च नहीं किया इसका। 22 टन सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है जब ये लोग अपना स्टार लिंक का सैटेलाइट भेजते हैं, जब उतना सारे सैटेलाइट भेजते हैं तब इस्तेमाल होता है। तो ये समझिए गेम अब एकदम चेंज हो गया। स्पेस एक्स उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, मतलब 1993 के आसपास की बात कर रहे हैं, ये रॉकेट का दाम है यानी पीएसएलवी का दाम पड़ता है लगभग $28 मिलियन। तो ये कोई चिल्लर छुट्टा तो नहीं है, लेकिन ये फ्री है कंपेयर टू 400 मिलियन 500 मिलियन बाकी सब कंपनी चार्ज कर रही थी। मतलब नासा हो गया, यूएलए हो गया, रशियन कॉस्मोनॉट्स हो गया, तो उसके कंपेयर में तो फ्री था। लेकिन अब बात यह है कि स्पेस एक्स बहुत कॉस्ट कंपेटिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये मतलब समझिए इसरो आपका 3.8 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा सकता है और उसके लिए आपसे 28 मिलियन चार्ज करेगा। लेकिन स्पेस एक्स 22 टन ले जा सकता है और 65 चार्ज करेगा, और यह है नॉन रियूजेबल वेरिएंट। आप दाम घटा सकते हैं 50 तक और उसके हिसाब से आपका पेलोड कैपेसिटी भी घट जाएगा, करीब 18 टन हो जाएगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगाया गया सबसे बड़ा मॉड्यूल भी उससे हल्का है। तो सोचिए ये बहुत ओवर बिल्ट है और इसीलिए ये इतना सस्ता है। इनमें बहुत कम कंपोनेंट के मामले में इंजीनियरिंग एकदम क्लियर हो गया अर्ली 2000 में कि कम से कम कंपोनेंट का मास प्रोडक्शन करने से दाम कम रहता है, इसीलिए इतना होता है। प्लस इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों? लिक्विड इंजन पे चल रहा है और इसीलिए मतलब एकदम क्लियर। आपको आईसीबीएम बनाना है सॉलिड बनाइए क्योंकि आपको रखना होगा उसको, लेकिन अगर प्रोब्स बनाने मतलब स्पेस मिशन के लिए करना है तो सॉलिड अच्छा नहीं है। काम करता है, टिकाऊ है, सस्ता भी है, लेकिन ताकत के मामले में कि आप कितना बड़ा सैटेलाइट भेज सकते हैं उस मामले में वो हमेशा कमजोर रहेगा। इसीलिए लिक्विड फ्यूल पे सब भारी चीज़ किया जाता है। तो ये लिक्विड फ्यूल ना इस्तेमाल करवाना एक मतलब बड़ा सीरियस लिमिटेशन। और इसरो इसी को सॉल्व करने के लिए अगले नए डिजाइन पे काम कर रहा है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करेंगे। और मतलब ठीक है, ये तो एक बड़ा हो गया, ठीक है। तो छोटा साइड से भी नुकसान होने लग गया। मतलब ठीक है, बहुत कंपनी को होगी कि यार मेरे को उतना मतलब 60 मिलियन नहीं खर्च करना है, 28 मिलियन और मान लीजिए 3.8 टन में मेरा काम हो जा रहा है। तो काफ़ी लोग नीचे वाले करते थे कि हम राइड शेयरिंग करेंगे। मतलब इसरो अपना जैसे आपको बताया जो 104 सैटेलाइट, उसमें 70 सैटेलाइट राइड शेयरिंग कर रहे थे, मेन सैटेलाइट अलग था। तो अब उस जगह पे वो मार्केट में यानी राइड शेयरिंग वाले मार्केट में भी छोटे छोटे कंपटीटर घुस गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट। ये भी बहुत सस्ता है, ये 5 मिलियन से 6 मिलियन के अंदर आ जाता, मतलब 10 के अंदर ये लोग दे देते हैं पूरा, लो टिकट एंड गो होम। और ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये भी लिक्विड पे चलता है। तो मार्केट अब बदल गया है, कंपटीशन बदल गया। पीएसएलवी का अभी एटलीस्ट आने वाले 5 साल तक तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सैटेलाइट बहुत एडवांस में बुक किए जाते हैं। तो 4 से 5 साल तक तो कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मतलब इसरो बहुत स्पीड से काम कर रहा है ताकि इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये अब बहुत खतरनाक स्पीड से आउटडेटेड हो जाएगा। तो गेम बदल गया है। हमारे पास एक बहुत तगड़ा घोड़ा आया, वो 1993 से अब तक हम लोग को टिकाए रखा मार्केट में। अब कुछ चाहिए जो इसको रिप्लेस कर सके, एक तगड़ा वर्कफोर्स चाहिए। तो देखिए आने वाले टाइम में कौन सा रॉकेट इसरो सामने लाता है। बहुत सारे रॉकेट्स पे काम चल रहा है, जिसमें रियूजेबल रॉकेट पे भी काम चल रहा है, लेकिन अभी वो अर्ली स्टेज में है, इसीलिए उसके ऊपर मैं वीडियो अभी तो नहीं बना पाऊंगा। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन पीएसएलवी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ। और आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।